हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं रोहिलास और बांगेश पठान्स के बारे में। जब भी रोहिलास की बात आएगी ना, यू हैव टू गो उत्तर प्रदेश वाले एरिया में आप उस टाइम चले जाओगे। अब होता क्या है, इससे पहले हमने देखा मराठास के बारे में। ठीक है, मराठास के बाद हमने जाट्स देखे, सिख देखे, वॉरियर क्लासेस जब हम पढ़ रहे थे। तो अब जब मुग़ल एम्परर रूल कर रहे हैं, सबसे पहले फारूक शियार और उसके बाद अगर एक लाइन में देखें तो मोहम्मद शाह रंगीला बैठे हुए थे। जब इन दोनों का रूलिंग पीरियड चल रहा था तो उत्तर प्रदेश वाले में एरिया में कौन फ्लरिश कर रहे हैं? रोहिलास फ्लरिश कर रहे हैं। अब इन्हीं के टाइम पीरियड में एक अफ़गान एडवेंचरर आता है जिसका नाम था मोहम्मद खान बांगेश। मोहम्मद खान जो बांगेश था, उसने अपना कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर लिया था मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर, यानी कि मुग़ल एम्परर्स के ऊपर। और जो फ़ारूकाबाद सिटी थी वहाँ पे भी। ये जो फ़ारूकाबाद वाला एरिया है, अलीगढ़ और कानपुर के बीच में लाया करता है। ठीक है, जो फ़ारूकाबाद की बात हो रही है, तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था मोहम्मद खान बांगेश ने। अब यहाँ पे जो रूलर का नाम है वो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बात हो रही है। जबकि यहाँ पे ये जो मोहम्मद खान बांगेश है, ये अफ़गान से एक एडवेंचरर आया था, घूमते फिरते आया था, एडवेंचर के ऊपर निकला हुआ था। तो इसने कंट्रोल कर लिया अल्टीमेटली किसके ऊपर? मोहम्मद शाह जब रूल कर रहा है। इसके बाद अली मोहम्मद खान के बारे में अगर पढ़ें तो इन्होंने एक सेपरेट टेरिटरी एस्टेब्लिश कर दी और नाम रख दिया रोहिलाखंड। तो अगेन रोहिलाखंड की बात हो रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश की आपको याद रखनी है। और कैपिटल्स बनाई दो। पहली जो कैपिटल बना दी वो रायबरेली वाला जो एरिया है, बरेली बोलते थे उस टाइम पे, वहाँ पे बना दी। और दूसरा जो बनाया इन्होंने कैपिटल, वो बनाया था रामपुर में। तो ये अली मोहम्मद खान के बारे में बात हुई। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हुए क्योंकि ये बाहर से आए थे, एडवेंचरर थे, और एकदम से आप किसी और कंट्री में जाके बैठ जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग होंगे वो आपके अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोटेस्ट क्रिएट करेंगे। तो अली मोहम्मद खान के साथ भी वैसे ही हुआ। जो भी आसपास में पड़ोसी थे इनके, सबसे इनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी। तो जस्ट बिकॉज रोहिला खंड बनाया था किसी बाहर वाले आदमी ने, तो इसमें ज़्यादा जेनेसिस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन बुक्स में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं सतनामीज़ पे। सतनामीज़ जब भी बात होगी ना, तो चलो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। छत्तीसगढ़ में कौन हुआ करते थे? यहाँ पे फ्लरिश कर रहे थे सतनामीज़। अब सतनामीज़ एक मूवमेंट भी शुरू होती है। किसके अगेंस्ट शुरू हुई थी? तो ये मुगल्स के अगेंस्ट शुरू हुई थी। ठीक है, और औरंगज़ेब जो थे वो मुग़ल एम्परर उस टाइम पे हुआ करते थे। तो मतलब हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं लेट 17th सेंचुरी और बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी में सतनामीज़ फ्लरिश करते हैं। तो ये आ गया जी टाइम पीरियड इनका। सतनामीज़ जो थे वो डिफरेंट सेक्ट से बिलोंग करते थे, और उनका जो सेक्ट था उसको बोलते थे साध। एक और याद करो, जाट्स थे जैसे, वो ग्रुप ऑफ पीजेंट हुआ करते थे। सिख थे, उनका सिखिज़म बना, खालसा आर्मी बनी थी। उसी तरह से इनका भी एक सेक्ट बना जिसको बोला गया साध। साध किसका सेक्ट हुआ करता था? तो ये सतनामीज़ का सेक्ट था। सतनामी सेक्ट जो था, इसको किसने फाउंड करा था? तो एक सेंट हुआ करते थे जिनका नाम था बिरबान साध। इन्हीं के नाम पे ये साध नाम पड़ गया, इनका सरनेम था बिरबान साध। बिरबल नहीं है, बिरभान है। 1657 के अंदर इन्होंने ये एस्टेब्लिश करा था। हरियाणा में एक जगह है नरनौल करके, तो वहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया था सतनामी सेक्ट। सतनामी सेक्ट का क्या नाम है? तो साध याद रखिएगा। अब ये स्टार्टिंग में एकदम से सेक्ट ऐसे ही थोड़ी बन गया था। पहले ये मिलिटेंट्स हुआ करते थे, हिंदू वर्शिपर्स थे, और हेड शेवन रखते थे अपना, मतलब गंजे रहते थे ये, बिल्कुल शेव करवा देते थे, साफ़ करवा देते थे। और इनको मुंडियाज भी बोलता था। देखो, जो गंजे लोग होते हैं उनकी जो मतलब सर होता है, स्कल वाला पार्ट होता है, वो काफ़ी चमकता है, तो मुंडी बोल देते हैं ना, तो मुंडियाज बोलते थे इनको। जस्ट बिकॉज इनका जो हेड था वो शेव्ड रहता था, पूरा साफ रहता था। और रिलीजियस ग्रंथ भी था एक सतनामीज़ का, तो उसका नाम था पोथी। तो पोथी किसका रिलीजियस ग्रंथ था? वो हुआ करता था सतनामीज़ का। इसके अलावा ऐसे नहीं था कि इन्होंने साध सेक्ट बना दिया तो बाकियों की ये पूजा नहीं किया करते थे। इनके साध सेक्ट के अंदर राम की पूजा, कृष्ण और हनुमान जी की पूजा भी करी जाती थी। पर हाँ, ये वर्शिप तो करते थे इनकी, पर मूर्ति पूजन नहीं किया करते थे। दे एब्सटेन फ्रॉम आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप नहीं ये करते थे, इनको मूर्ति पूजन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और मोनोथिस्टिक बिलीवर्स थे, मतलब एक ही गॉड में बिलीव करते थे। कीर्तन भजन सबके अलग अलग कर लेंगे, पर बिलीव ये करते थे कि पावर तो एक ही लाया करती है यूनिवर्स के अंदर। और इनका जो गॉड, यानी कि जो गॉड को ये नाम देते थे, राम कृष्ण हनुमान, जब इनकी वर्शिप करते थे तो एक ही नाम पे करते थे जिसको बोलते थे सतनाम। ठीक है, और जो सतनाम है, सतनाम का मतलब होता है सत मतलब ट्रू, और नाम मतलब नेम। तो ट्रू नेम हो गया आपका सतनाम, और इनको सतनामीज़ बोल दिया गया इसी वजह से। इसका मतलब होता था जो ट्रू नेम के कीपर्स हैं, जो उसको कॉन्टीन्यूसली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे चलाए जा रहे हैं, ट्रू नेम, तो इनको सतनामीज़ बोला जाने लगा।
इंडिपेंडेंट किंगडम्स पे आते हैं, पर ये वॉरियर स्टेट्स जो बनी थी रोहिलास की और सतनामीज़ की, इनको दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं बिकॉज हम साथ साथ में रिवाइज़ करते थे। अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले हमने ये पैटर्न चेंज किया था। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आजकल शॉर्ट सीरीज़ में हमारी चल रही है गवर्नर जनरल और वाइस रॉयस के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमने एक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सारी हमने चीज़ें कवर अप कर ली थी। तो अब आपके लिए ईजी होगा, नाम आपको फेमिलियर लगेंगे। जैसे आज वाले जो शॉर्ट वीडियो थी उसमें मैंने डाला था वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, तो इसी तरह से वन बाय वन हम सभी गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एनीवेज, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा संडे को हम एमसीक्यूज़ भी करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दे देती हूँ, अराउंड 50 आपको वो सॉल्व करने होते हैं। बच्चे बोलते तो रहते हैं मैम टेस्ट डालिए टेस्ट डालिए, पर जब टेस्ट होता है तो बहुत कम आते हैं, ठीक है। कुछ अपना स्कोर भी बताते हैं, बाकी कुछ का है कि पहले सारे लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं उसके बाद टेस्ट दे लेंगे। कुछ भी नहीं बोलते, बट दे अटेम्प्ट द टेस्ट, ठीक है, तो वो अच्छी बात है, इट्स ओके। डू कम एंड टेस्ट दीजिए पक्का से। चलिए जी, रोहिलास के बारे में हम बात कर रहे थे, बांगेश पठान। तो जब मुगल एम्पर रूल कर रहे थे, कौन कौन से? फारूक शियार के बाद मोहम्मद शाह रंगीला। उस टाइम पीरियड में एक अफगान एडवेंचरर आया, मोहम्मद शाह रंगीला जब बैठ गए थे गद्दी के ऊपर, उनका नाम था मोहम्मद खान बांगेश। इन्होंने अपना कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर दिया फारूकाबाद सिटी में, जो अलीगढ़ और कानपुर के एरिया के बीच में हुआ करती थी। रोहिलाज यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अली मोहम्मद खान के बारे में अगर देखें तो इन्होंने रोहिला खंड, एक सेपरेट टेरिटरी एस्टेब्लिश कर दी। रोहिला खंड उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। 2 कैपिटल्स यहाँ पे इन्होंने बनवाई, एक बनाई बरेली के अंदर, दूसरी बनवाई रामपुर के अंदर। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनके आसपास के लोगों के साथ, क्योंकि देखो अब कोई फॉरेनर अगर आके बैठ जाएगा अपनी कंट्री के अंदर तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो निश्चित है। उसके बाद हमने सतनामीज़ की बात करी। सतनामीज़ के लिए आपको जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में ये फ्लरिश हुए थे। तो ये जो सतनामी मूवमेंट थी, ये औरंगज़ेब की जो बहुत कट्टर पॉलिसीज़ आ रही थी, रिलीजियस पॉलिसीज़ हो, रेवेन्यू को कलेक्ट करने की पॉलिसीज़ हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रूअल थी। उस वजह से ये सतनामीज़ ने भी प्रोटेस्ट क्रिएट किया, रिवोल्ट क्रिएट किया अगेंस्ट द मुगल्स। जो सतनामी थे इनका एक अलग ही सेक्ट था, एक अलग ही धर्म था जिसको बोलते थे ये साध। सतनामी सेक्ट को किसने फाउंड करा था? तो एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम था बिरभान साध। इन्हीं के नाम पे नाम पड़ जाता है साध सेक्ट, ठीक है। बिरभान सेक्ट, जो बिरभान साध थे उन्हीं के नाम पे पड़ा इनके सेक्ट का नाम साध, बिकॉज ही वॉज फाउंडर। 1657 में ये एस्टेब्लिश होता है। हरियाणा में एक जगह है नरनौल करके, वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था। अब स्टार्टिंग में ऐसे नहीं था कि एकदम से ये सेक्ट में कन्वर्ट हुए, अलग से इन्होंने अपनी कम्युनिटी बनाई, पर ये पहले मिलिटेंट सेक्ट हुआ करता था। और वर्शिप की अगर बात करें तो हिंदू जो भी देती हैं उनकी पूजा किया करते थे। मोस्ट ऑफ द लोग जो होंगे सतनामीज़ के, उनको आप नोटिस करोगे कि उनका जो सर होता था वो गंजा ही रहता था, शेवन ही रहता था, इसी वजह से इनको मुंडियाज भी बोला जाता था। अब गुरु ग्रंथ साहिब आप जैसे सिखिज़म में पढ़ते हो, वैसे ही रिलीजियस ग्रंथ इनका भी था सतनामीज़ का, जिसको बोलते थे ये लोग पोथी। और इनके सेक्ट के अंदर जो भी पूजा पाठ होते थे उनमें आपको कहीं ना कहीं नाम मिलेंगे राम का, कृष्णा जी का, हनुमान जी का, पर ये कभी भी आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। आइडल वर्शिप से ये दूर ही रहे हैं। मोनोथिस्टिक बिलीवर थे, ऑल्दो हमने राम कृष्ण हनुमान जी पढ़ा, पर ये मोनोथिस्टिक बिलीवर थे। इनका मानना था कि बस परमात्मा तो एक ही है पर नाम डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल पावर जो है वो एक ही है पर नाम डिफरेंट डिफरेंट है। और इनका जो गॉड था, गॉड का नाम रखा था इन्होंने सतनाम, ठीक है, सतनाम इन्होंने अपने गॉड का नाम रख दिया था। सत्य का मतलब होता है ट्रू, और नाम का मतलब आ जाता है दैट इज़ द नेम, तो सत्य नाम। और उसके जो कीपर हैं उनको बोल दिया सतनामीज़, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो, वन सेकेंड, तो ये भी याद रख सकते हो आप यहाँ पे। तो इस वजह से इनका नाम पड़ गया सतनामीज़, मीन्स कीपर ऑफ ट्रू नेम। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन करी थी, 3 हमने डिविजन्स कर लिए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? दैट इज़ अबाउट जो ब्रिटिशर्स के, सॉरी, मुगल्स के साथ में हुआ करते थे, जिनको हमने बोला कि उनके अगेंस्ट वो एक्सेप्ट कर लेते थे सुजरैनती वगैरह की, ठीक है आप भी रूल करो। उसके बाद कुछ थे जिन्होंने लड़ाइयाँ करी, तब जाके अपना पोजीशन बनाया। कुछ ऐसी भी स्टेट्स बनी जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, देवर इंडिपेंडेंट किंगडम्स। तो अगर आप प्रिंसली स्टेट्स देखोगे, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके बारे में अब बात होगी, मुगल एम्पायर के कंट्रोल में ही थे और अपनी ऑटोनॉमी ये खुद देखा करते थे, यानी कि जितना भी इंटरनल एक्सटर्नल मैटर हुआ करता था किंगडम का, वो तो ये खुद ही देखते थे। पर हाँ, मुगल एम्पायर को बोलते थे कि तुसी ग्रेट हो, मतलब राजा की अथॉरिटी को भी एक्सेप्ट करते थे। उसके बाद जो रूलर्स थे यहाँ पे वो कौन कौन, वो क्या क्या किया करते थे, तो ट्रिटीज़ वगैरह साइन करने में ज़्यादा बिलीव करते थे, मतलब सॉफ्ट
स्किल्स होती है ना, जो सॉफ्ट पावर होती है, उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। अलाइंसेस बना लिया करते थे, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस वगैरह, जहाँ पे इनको लगता था कि हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो वहाँ भी ये अलाइंसेस भी बना लिया करते थे। इनके अपने कोर्ट हुआ करते थे, सिविल केसेस के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए अपने अपने न्यायालय बनाया करते थे। और करेंसी भी इनकी अपनी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कि मुग़ल एम्पायर के ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके थे। मैंने शायद ये बोल दिया कि हम मुग़ल एम्पायर की अथॉरिटी मानते थे, बट इंडिपेंडेंट मतलब मुग़ल एम्पायर से बिल्कुल ही अलग हो गए थे ये, कोई मुग़ल एम्पायर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं इनके लिए। अब इंडिपेंडेंट किंगडम्स में अगर आप देखोगे तो राजपूत के बारे में हमें देखना है, मैसूर के बारे में देखना है, और त्रवनकोर आ जाता है आपका केरला वाला एरिया। सबसे पहले राजपूत के बारे में देख लेते हैं। राजपूत से आपको नाम याद आएगा, दैट इज़ राजपुताना। राजपुताना किंगडम एस्टेब्लिश होते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो राजस्थान, पाकिस्तान, ये वाला सारा एरिया आता था, यहाँ पे ये फ्लरिश कर रहे थे। पहले राजपूत के साथ मुगल्स की अच्छी बनती थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। याद करो, राजपूत की पॉलिसी चलाई थी अकबर ने प्रॉपर। पर जैसे जैसे नेक्स्ट मुगल एम्पायर एम्परर आते हैं, जैसे कि औरंगज़ेब, उनके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि जो मुग़ल पावर थी वो इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख पाई, क्योंकि इनकी बड़ी ही कट्टर पॉलिसीज़ हुआ करती थी, और वो चाहते थे कि हमारे धर्मों को भी रिस्पेक्ट किया जाए। पर मुग़ल जो एम्परर आ रहे थे वो ये चीज़ नहीं कर रहे थे, रेफरेंस नहीं दे पा रहे थे। तो राजपूत्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अब हम बिना राजा के एक्सपांड कर सकते हैं आराम से, और अपना इन्फ्लुएंस जो साइड की टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। तो सेंट्रल जो कंट्रोल हुआ करता था मुगल्स का, उससे ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अब जब अगेन फारूक सियार और मोहम्मद शाह रंगीला, उनके टाइम पीरियड में ही इनकी ग्रोथ आपको मिल जाएगी। तो जो राजपूत किंग थे अम्बेर के और मारवाड़ के, राजस्थान की बात हो रही है, इनको मुग़ल प्रोविंसेस के गवर्नर अपॉइंट कर लिया था। कौन कौन से मुग़ल प्रोविंसेस के? तो आगरा आ गया, मालवा आ गया, मध्य प्रदेश वाला एरिया, एंड गुजरात, इन तीनों रीजन्स में इनको बना दिया गया गवर्नर, ताकि ये विद्रोह ना क्रिएट कर दे मुग़ल एम्पायर्स के अगेंस्ट। दैट्स वाई इनको अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बिठा दिया गया। उसके बाद जो अजीत सिंह हुआ करते थे मारवाड़ के, और जो जय सिंह थे अम्बेर के, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और पावरफुल भी थे राजपूत के बीच में अगर देखें। पर आपने नोटिस किया होगा कि औरंगज़ेब की ये जो जय सिंह थे, इनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, और जय सिंह भी काफ़ी लॉयल था टुवर्ड द औरंगज़ेब। चलो एक आधी एक्सेप्शन तो आती है। अब वन बाय वन अगर देखें कौन कौन से यहाँ पे किंग्स रहे, तो सबसे पहले आते हैं राजा सवाई, या फिर जिनको जय सिंह भी बोलते हैं, राजा सवाई जय सिंह। 1688 से लेके 1743 तक का इनका टाइम पीरियड रहेगा। अम्बेर यानी कि जयपुर वाले एरिया में ये रहा करते थे, राजस्थान में रहा करते थे, और डिस्टिंग्विश स्टेटमेंट थे ये, लॉ मेकर भी थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे राजपुताना किंगडम के। इनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और एक से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी जो सवाई सिंह के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो इन्होंने जयपुर की सिटी, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं, उसको एस्टेब्लिश करा ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी बनाई, मतलब जैसे आज आप टेलीस्कोप अपने घर पे ला सकते हो, इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज अपने घर पे ही बना दी थी। सॉरी, घर पे नहीं बना दी थी, इन्होंने खुद बनवाई थी। एक तो दिल्ली में आ जाएगी, ठीक है। दूसरा, जयपुर इन्होंने सिटी फाउंड करी ना, तो वहाँ तो ऑब्वियसली होगी, तो दिल्ली भी याद रह जाएगा क्योंकि सेंटर अपनी कैपिटल भी है, और दूसरा जयपुर भी आपको याद रह जाएगा। तीसरी बनवाई मथुरा के अंदर, चौथी बनवाई उज्जैन में, एंड पांचवी बनवाई वाराणसी के अंदर। तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एंड वाराणसी, यहाँ पे इन्होंने अपनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी, तारों की, सूरज की, चंद्रमा की, ताकि स्टडी कर सकें, तो इस वजह से बनाई थी। इन्होंने यूक्लिड्स एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री में आप पढ़ते हुए एलिमेंट होता है एक यूक्लिड, इसको क्या किया, ट्रांसलेट भी करवाया था संस्कृत में भी, और ट्रिग्नोमेट्री थी, नेपियर के वर्क थे ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड यूज़ ऑफ लॉगरिदम्स, तो इन सबको कन्वर्ट करवाया था इनटू संस्कृत लैंग्वेज। उसके बाद इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेबल भी बनवाया, एंड इसको नाम दिया था जिज़ मोहम्मद शाही। जिज़ मोहम्मद शाही, ये सवाई सिंह के या फिर राजा जय सिंह के, या राजा सवाई जय सिंह बोल सकते हो, उनकी ही कॉन्ट्रीब्यूशंस चल रही हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनवाया जिसमें पूरी वो वैल्यूज़ होती है ना कैलकुलेशन के करते टाइम, फिज़िक्स में आप देखते थे एस्केप वेलोसिटी एंड ऑल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी और नाम दे दिया जिज़ मोहम्मद शाही। सोशल फ्रंट पे अगर देखें तो इन्होंने बड़े सारे लॉज बनाए, और ह्यूज एक्सपेंडिचर जो वेडिंग सेरेमनीज़ के ऊपर हुआ करता था, राजपूत प्रिंसेसेस की जब शादियां हुआ करती थी, उसको भी कर्ब किया कि इतने ज़्यादा खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सोशल या फिर सोसाइटी के अंदर इनके रिफॉर्म्स रहते हैं। राजपूत जो थे उनको 36 डायनेस्टी और 21 क्लैंस के अंदर डिवाइड करा हुआ था। अब इन 21 में से राजपूत रूलर जो मारवाड़, मेवाड़, कच्छवाज,
हदास, भट्टीज एंड राठौड़ सारे बीकानेर वाले एरिया में आपको मिल जाएंगे। ये जो थे मेन वाले राजपूताना किंगडम्स हुआ करते थे। अब फेमस थे ये काफ़ी, इस वजह से इनके बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। 21 तो कहाँ ही याद रहेंगे। अब इंटरनल जैसे हमेशा ही परेशानी आती थी, कोई ना कोई बीच में दगाबाजी करेगा, वैसे यहाँ पे भी चल रहा था। बीच में जो अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे तो चल रहा है, साथ में इंटर यानी कि जो साइड में रीजनल स्टेट्स होती थी वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते थे। और इवन राजपूत की इतनी सारी डायनेस्टीज़ बन गई तो यहाँ पे राजपूत के अपने ही मसले सॉल्व नहीं हो रहे थे, बहुत सारे सिविल वॉर्स हो जाते हैं, सक्सेशन के वॉर हो रहे हैं, कौन गद्दी पे बैठेगा, बड़े सारे बच्चे होते थे, गद्दी पे कौन बैठेगा उसके ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक्सटर्नल कॉज क्या होते थे, जैसे बाहर से कोई आ गया, जैसे फॉरेन एडवेंचरर आ जाएगा, कभी कोई अटैक करने के लिए आ जाएगा, कभी कोई लूटने के लिए आ जाएगा, जैसे रेड्स करी थी अफ़गान ने, नीचे महाराष्ट्र वाले एरिया से मराठाज आ जाते थे। तो यहाँ पे ये स्टेबलाइज ही नहीं कर पाते थे खुद को राजस्थान वाले रीजन में। यहाँ पे देखा ना हमने, महाराष्ट्र से जा रहे हैं ये मराठास, साइड में नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं बहुत सारे एडवेंचरस, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किया करते थे राजस्थान वाले एरिया में। ठीक है, तो चलो इसको रिवाइज कर लो एक बार। तो हमने इंडिपेंडेंट किंगडम्स को शुरू किया, इसमें आपने 3 स्टेट्स पढ़ने हैं। नंबर 1 इज़ राजपूत, सेकंड इज़ मैसूर एंड थर्ड वन इज़ त्रवणकोर। त्रवणकोर राजपूत के बारे में हमने पढ़ा, राजपूताना किंगडम था, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल स्टेट थी नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में अगर देखें, मतलब राजस्थान की बात हो रही है। मुग़ल एम्पायर जो था वो काफ़ी डिक्लाइन कर रहा था, औरंगज़ेब की कट्टर पॉलिसीज़ बन रही थी, तो राजपूत्स में वैसे ही आक्रोश था उनके अगेंस्ट। तो हम देखते हैं इंडिपेंडेंट किंगडम्स में कि वो अब मुग़ल एम्पायर्स के कंट्रोल में नहीं रहे थे, वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। राजपूत्स के अंदर हमने पढ़ा जब मोहम्मद शाह रंगीला, फारूक शियार ये सारे रूल कर रहे हैं, तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन, जो राजपूत से इन्होंने राजस्थान वाले एरिया में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन डेवलप कर ली थी, आगरा, मालवा, गुजरात, इस सारे एरियाज़ के अंदर। जो अजीत सिंह थे मारवाड़ के और जय सिंह थे अम्बेर के, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और सबसे पावरफुल रूलर भी थे राजपूत्स के। अगर बीच में देखें राजा सवाई जय सिंह की अगर बात करें तो अम्बेर या फिर जयपुर वाले एरिया में थे, क्योंकि इन्होंने ये सिटी एस्टेब्लिश करी थी, काफ़ी साइंटिफिक तरीके से जयपुर को बनाया था, पिंक सिटी भी जिसको बोलते हैं। ये वाली जो कंट्रीब्यूशन है ये इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी, दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा, उज्जैन एंड वाराणसी। तो इन एरियाज़ में इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई, उसके अलावा एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स ड्रॉ करवाए और उसको नाम दे दिया था जिज़ मोहम्मद शाही। यूक्लिड एलिमेंट, ट्रिग्नोमेट्री, नेपियर, इन सभी चीज़ों को, लॉगरिदम को, सारी चीज़ों को संस्कृत में कन्वर्ट करवाया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। राजपूत प्रिंसेसेस की जब शादी हुआ करती थी तो बहुत खर्चा करते थे ये लोग, तो उन खर्चों के ऊपर भी कर्ब लगवा दिया कि इतने सारे खर्चे की कोई ज़रूरत नहीं है। राजपूत जो थे वो 36 डायनेस्टीज़ में डिवाइड हो चुके थे, या फिर 21 क्लैंस भी बोल सकते हो। उन 21 क्लैंस में से जो इंपॉर्टेंट थे वो मारवाड़, मेवाड़, कच्छवाज, हदास, भट्टीज, राठौस, ये सारे ही राजस्थान में लाए कर रहे थे। अब सोचो एक राजस्थान के अंदर इतनी सारी 36 डायनेस्टीज़ बैठी हुई हैं, तो इनके तो अपने पचड़े सॉल्व नहीं होंगे, अपनी लड़ाइयाँ सॉल्व नहीं होंगी, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज करते हैं ड्यूरिंग दियर टाइम पीरियड। एंड साइड से तो प्रॉब्लम्स आ ही रही थी, कभी नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से कोई अटैक करने के लिए आ जाता था, कभी नीचे मराठाज आ रहे थे, तो काफ़ी डीस्टेबलाइज सा ये एरिया आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आए जा रहा है, और ऊपर से ये राजस्थान जो है एक तरह के ट्रांजिशन बोल सकते हैं, इंडिया के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जुड़ रहे हैं अगर 1947 के बाद की बात करें। पर हाँ, यहाँ पे सबसे पहला जो अटैक होता था नॉर्थ वेस्ट का वो कहीं ना कहीं गुजरात पे या फिर राजस्थान में ही हुआ करता था। गुजरात में फिर भी कम होंगे, क्यों? घूम के आना पड़ता था थोड़ा सा। ये जो गुजरात के आगे वाला एरिया है, सर क्रीक वाला एरिया, यहाँ पे थोड़ी सी जो टेरेन है वो टफ़ है, दैट्स वाई ये लोग यहाँ से ही घूम के आते थे राजस्थान वाले एरिया से। सो यू कैन सी कि ये वाला एरिया आपको काफ़ी डीस्टेबलाइज मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक स्टैटिक पार्ट हो गया आज भी। तो अगला जो टॉपिक है अबाउट द मैसूर और त्रवणकोर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा है, टिपू सुल्तान एंड ऑल, और याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी आपके लिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।